मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपका सेल्फ एनालिसिस टेस्ट है। तो यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो आपके 5 हैं और मैक्सिमम मार्क्स आपके क्या है 10 है। तो आपको क्या करना है, ये टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए आपको क्या करना है, अपने मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक है, ये टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद जब आपका लाइव प्रीमियर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको मार्क्स कैलकुलेट करके मुझे आपके अपने मार्क्स बताने हैं कि आउट ऑफ 10 आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो कैलकुलेशन में थोड़ी आपको बता दूं, वैसे आपको पता ही है, ठीक है, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट उनको नहीं पता तो एक बार मैं स्पीड में बता देता हूँ आपको कैलकुलेट कैसे करनी है। जैसे मान लीजिए 2 क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं, 2 आपके इनकरेक्ट हैं और 1 आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। 2 क्वेश्चन करेक्ट, 2 इनकरेक्ट, 2 सही है 2 गलत है और 1 आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो जो अटेम्प्ट नहीं किया उसके मार्क्स तो जीरो हो जाएंगे, ना नेगेटिव करना है ना पॉजिटिव करना है, जीरो हो जाएगा, उसका कोई काउंट ही नहीं करना। जो पॉजिटिव आपके 2 मार्क्स 2 क्वेश्चंस उनको आपको क्या करना है इंटू 2, यानी 1 क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है तो आपको इंटू 2 करके क्या करना है, 2 इंटू 2 4 मार्क्स आपके प्लस हो गए। ठीक है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग आपकी एक क्वेश्चन की क्या है, आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग 0.5 से आपको मल्टीप्लाई करना है। 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो माइनस में आपका 1 हो गया। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे तो आपके मार्क्स बन जाएंगे 3 आउट ऑफ 10। आपके मार्क्स बन गए 3 आउट ऑफ 10 आपके मार्क्स बन चुके हैं। तो ये जो मार्क्स है आपने मुझे बताने हैं, 3 आउट ऑफ 10 जो आपके आ रहे हैं ये मार्क्स आप लोगों ने मुझे बताने हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स आए हैं। कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। समझ में आया किस तरीके से काउंट करना है? तो इस तरीके से करना है। तो स्टार्ट करते हैं पेपर को। तो आपको क्या करना है, सोल्व करना स्टार्ट कर देना। मैं भी साथ साथ सोल्व करवाऊंगा लेकिन आप मुझसे पहले सोल्व करना, क्योंकि ये आपका एक टाइप से खुद के एनालिसिस का पेपर है, सेल्फ एनालिसिस टेस्ट है कि आपको कितना पैटर्न की हैंडलिंग आती है। जो 5 क्वेश्चन है आपका, हर क्वेश्चन आपका क्या अलग पैटर्न पे है, एक साथ पैटर्न को आप हैंडल कर सकते हो नहीं कर सकते, तो खुद के इंप्रूवमेंट को चेक करना है, इसलिए खुद से इस क्वेश्चन पेपर को करना है। सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, जब लाइव प्रीमियर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। तो सॉल्यूशन के लिए अगेन आपको इसको देखना है और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि जैसे आपने सोल्व किया उसके अकॉर्डिंग आप और मैंने जैसे सोल्व किया तो दोनों में कंपैरिजन करना है कि कितने लेवल तक अपने सर के जो सर के अकॉर्डिंग जो सर की सोच है उसके पास में पहुंच चुके हैं, या सर से भी ज़्यादा अच्छा हमने सोच लिया। ठीक है, इस तरीके से, या फिर कहाँ पे हमारी मिस्टेक्स हुई है। तो ये एनालिसिस करना है कंप्लीट, खुद का मिस्टेक्स वगैरह का एनालिसिस करके उस पर वर्क करना है और मिस्टेक्स को ख़त्म करना है। समझ में आ रही है आप चीज़ों को, आपके सारी की सारी चीज़ें कि कैसे इसको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। और जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं वो भी एक बार खुद से इसको सोल्व करना, अगेन रिवॉच कर लेना सॉल्यूशन के लिए, एक बार खुद से करना, क्योंकि एक सेल्फ एनालिसिस टेस्ट के ऊपर आपका क्या है, सेल्फ एनालिसिस टेस्ट है, उसके ऊपर क्वेश्चन पेपर आपका ये तैयार किया गया। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है स्पॉटिंग एरर्स का। तो स्पॉटिंग एरर का है तो इसकी डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। तो डायरेक्शन में क्या दिया इसने, आउट ऑफ द 4 सेंटेंसेज गिवन बिलो, जो 4 सेंटेंस दिए गए हैं नीचे, ठीक है, ओनली 1 इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, केवल एक ही क्या है ग्रामेटिकल फॉर्म में इनकरेक्ट यानी गलत है। फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस एंड मार्क द रेलेवेंट ऑप्शन एज योर आंसर। जो इनकरेक्ट सेंटेंस है उसको क्या करना है, फाइंड करना है, और जो रेलेवेंट ऑप्शन है उसको क्या करना है, आंसर की फॉर्म में मार्क करना है। मतलब जो इनकरेक्ट है उसको फाइंड आउट करना है, उसी को आपको मार्क करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दिया क्या गया है, ए बी सी डी, ये 4 सेंटेंसेस दिए गए, ए बी सी डी 4 सेंटेंसेस दिए गए। ई में लिखा है ऑल आर इनकरेक्ट। अगर सारे के सारे इनकरेक्ट है तो आपको क्या करना है, ई ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, आप सोल्व करना स्टार्ट कर दो इसको साथ साथ, मैं भी सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, आप खुद से सोल्व करना स्टार्ट कर दो इसको साथ साथ। तो यहाँ पे अपने बात करें ए बी सी डी, यहाँ पे 4 सेंटेंसेज है, ई क्या है आपका ऑल आर इनकरेक्ट है। तो मतलब अपने को करना क्या है, यहाँ पे करेक्ट फाइंड आउट नहीं करना, यहाँ पे इनकरेक्ट जो गलत है वो आपको बताना है इन 4 सेंटेंसेज में से, और सारे के सारे गलत है तो आपको करना है ऑल आर इनकरेक्ट टिक यहाँ पे करना है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। अपने स्पॉटिंग एरर में कैसे सोल्व करते हैं, स्कैनिंग टेक्निक से। हर एक एलिमेंट को देखना है वो किसके लिए यूज हुआ और सही यूज हुआ है या नहीं हुआ। द नंबर, संख्या की बात हो रही है, नंबर, ठीक है, ऑफ की, किसकी, पता नहीं किसकी, कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस, कॉन्ग्रेचुलेटरी का मतलब बधाई देने वाले जो संदेश है, मैसेजेस है, उनकी संख्या, उनका नंबर। कोई दिक्कत है कि उनका नंबर हो सकता है कि हाँ नंबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सी रिसीव्ड ऑन हर प्रोमोशन, उसने रिसीव किया ऑन किस पर, अपने प्रोमोशन, प्रोमोशन पे रिसीव कर सकता है क्या कोई, प्रोमोशन पे, हाँ ठीक है, अपने प्रोमोशन यानी तरक्की या जो पदोन्नति है, पद में इम्प्रूव क्या होता है, हाई पोस्ट पे जाना, लो से हाई लेवल पे जाना, मतलब जो आपकी पोस्ट है वो इंक्रीज होना। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, उस पर हो सकता है। सी रिसीव्ड, उसने रिसीव किया, तो रिसीव्ड का सब्जेक्ट क्या हो गया सी। तो नंबर फिर यहाँ से सेटिस्फाई नहीं हुआ,
तो इसका मतलब क्या हुआ सर, मैसेजेस के बाद में डायरेक्ट सी आया है, तो एक टाइप से नाउन के बाद में जो सी है वो प्रोनाउन है, मतलब नाउन ही मान लो एक टाइप से। तो नाउन के बाद में नाउन आता है तो क्या होगा सर, एडजेक्टिव हो सकता है। मैसेज टाइप की सी वो थोड़ी होगी। तो एक चीज और होती है, वो क्या होता है आपका सेकंड सब्जेक्ट क्लोज। उसको चेक कर लो जल्दी से, जब भी कंफ्यूजन आए सेंटेंसेस में तो एक बार क्लोज चेक कर लिया करो। तो सेकंड सब्जेक्ट क्लोज को चेक करते हैं। सी रिसीव्ड द मैसेजेस, उसने मैसेज रिसीव किए, बैक रिफ्लेक्शन दे रहा है ना, तो मतलब क्या, नंबर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस सी रिसीव्ड, नंबर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस जो उसने रिसीव किए अपने प्रमोशन पे। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है किसकी, मैसेजेस की, सेकंड सब्जेक्ट क्लोज है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। उसके बाद करें स्पीक, स्पीक का मतलब डू स्पीक, सब्जेक्ट ढूंढने जाएं तो हर प्रमोशन को ऑन खा गया, सी रिसीव्ड के साथ गया, कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज को ऑफ खा गया, नंबर बचा, तो नंबर इसका सब्जेक्ट बचा। स्पीक क्या करते हैं, और हाईवे में स्पीक करते हैं, बोलते हैं, बताते हैं। स्पीक ऑफ हर सिंसियरिटी एट वर्क, स्पीक ऑफ किसकी करते हैं, बात किसकी करते हैं, किसको बोलते, बोलते ही क्या है वो, हर सिंसियरिटी एट वर्क, मतलब किसको दर्शाते हैं, उसकी सिंसियरिटी को दर्शाते हैं, ईमानदारी को दर्शाते हैं, काम पर उसकी जो काम की लोकेशन है जहाँ काम करती है वो, उस पर उसकी ईमानदारी को दर्शाते हैं, बताते हैं। ठीक है, स्पीक ऑफ बात किसकी करते हैं, स्पीक ऑफ किसका, बात किसकी है, हर सिंसियरिटी की बात करता है। कौन करता है, नंबर करता है। सर मिल गई एरर, आपका इनकरेक्ट हो गया ए ऑप्शन, मैं तो डायरेक्ट टिक कर दूंगा। डायरेक्ट टिक नहीं करना, क्यों पहले बताओ गलत क्यों हुआ, क्योंकि सर स्पीक डू स्पीक नहीं आएगा, डज स्पीक आएगा, क्योंकि नंबर जो होता है वो क्या होता है आपका सिंगुलर होता है, नंबर्स नहीं है यहाँ पे, नंबर है। ठीक है चलो, तो डायरेक्ट टिक कर दोगे क्या, डायरेक्ट टिक नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑल आर इनकरेक्ट भी दिया हुआ है, समझ में है, ऑल आर इनकरेक्ट भी दिया हुआ है, डायरेक्ट टिक नहीं करेंगे। लेकिन जो आपने बोला वो भी गलत है। ठीक है, नंबर सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस। बात कैसे कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक संख्या को बताएगा, जैसे मान लीजिए 15 की मैं बात करूं, 15 को बताएगा, तो वो संख्या क्या है, एक ही संख्या है ना, 15 एक संख्या है। अब आप बोलो सर 15 तो प्लूरल होता है, 15 जब 15 आपका किसी के साथ यूज होता है, जैसे 15 बुक्स की बात करें अपने, तब प्लूरल होता है, मतलब वो 15 प्लूरल नहीं है, वो बुक्स प्लूरल है, कि बुक्स कितनी है, 1 2 3 करके 15 है। और जो 15 की मैं बात करूं तो 15 तो एक ही है ना, 15 तो एक संख्या है, 15 एक संख्या आप लिखोगे तो वो 15 15 है, वो वैसी संख्या 15 नहीं है। 1 2 3 अलग, एक अलग संख्या है, 2 अलग संख्या है, 3 अलग संख्या है, तो 15 भी क्या है, अलग संख्या है। वो 15 टाइप की 15 नहीं है, 15 एक ही है, तो वो क्या रहता है आपका सिंगुलर। जो नंबर होती है, संख्या होती है, वो क्या रहती है आपकी सिंगुलर रहती है, संख्या आपकी क्या रहती है सिंगुलर रहती है। ये चीज़ अपने समझ में आ गई, चलो ठीक है सर। लेकिन ये तो सर सिंगुलर ही होगा, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है रूल्स में कि ए नंबर होता है वो प्लूरल होता है, और द नंबर होता है वो सिंगुलर होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक मैं सेंटेंस बोलता हूँ आपको, आप बताना मुझे। जैसे मैं बात करूँ, जैसे ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर वेरीफाइड, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर वेरीफाइड, तो ठीक है बिल्कुल सही है, मतलब स्टूडेंट्स की एक संख्या को वेरीफाई किया गया, मतलब एक संख्या को वेरीफाई नहीं किया गया, एक संख्या में स्टूडेंट्स को वेरीफाई किया गया। अब यहाँ पे आप चेक करना, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सर ए आया तो भी प्लूरल क्यों नहीं हुआ, रूल्स में बोलते हैं कि ये प्लूरल होता है, ए आया तो भी सिंगुलर क्यों नहीं हुआ, सॉरी सिंगुलर क्यों नहीं है, तो लेकिन रूल्स में सर हाँ हमें पता है कि हमने रटा हुआ है। अभी हमें ये तो नहीं पता कि ए नंबर आया तो उसके साथ सिंगुलर क्यों नहीं हुआ, लेकिन हमें ये जरूर पता है, रूल याद है हमें रटा हुआ है कि ए नंबर के साथ प्लूरल आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिंगुलर भी आ सकता है। ठीक है, ए नंबर इज रिक्वायर्ड, एक नंबर की जरूरत है, मुझे एक नंबर की जरूरत है, मुझे एक नंबर दे दो। नंबर कैसे दे दो, जैसे अपने बात करें, अपने किसी कंपटीशन में क्या कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, तो सबको टी शर्ट पे नंबर मिला है, सबको टी शर्ट मिली है जिस पे नंबर है, तो मैंने बोला ए नंबर इज रिक्वायर्ड, मुझे एक नंबर की जरूरत है। ठीक है, ए नंबर इज रिक्वायर्ड, ठीक है, मुझे एक नंबर की जरूरत है, इसका मतलब नंबर रिक्वायर्ड है, तो कौन सा, कि मान लो मुझे 7 नंबर दे दिया, तो मुझे कुछ ना कुछ नंबर तो अलॉट करो, सबको नंबर अलॉट कर दिया, मुझे कोई नंबर अलॉट नहीं किया, तो ए नंबर आपका सिंगुलर हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना सिंगुलर, तो रूल गया खत्म, रूल गया अपना खत्म हो गया। समझ में आ रही है चीज़। अब उसके बाद में अपने बात करें, जैसे मैं बात करूँ, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मुझे बताना, स्टूडेंट की एक संख्या आ रही है क्या, सेंस से पिक्चर बनाने से पता लगेगा। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग, स्टूडेंट्स की एक संख्या आ रही है, तो बताओ स्टूडेंट की वो एक, जैसे मान लो 15 स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे बताओ वहां पे वो 15 आ रहा है क्या, वो 15 संख्या आ रही है, 15 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। 15 स्टूडेंट की बात करें, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
इज कमिंग या आर कमिंग में अपने देखें तो मुझे बताओ कि वो 15 संख्या आ रही है, वो स्टूडेंट्स 15 आ रहे हैं, तो 15 स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, इसका मतलब ए नंबर यहाँ पे नंबर को डिनोट नहीं कर रहा, वो नंबर आपका किसको डिनोट कर रहा है, वो नंबर आपका डिनोट कर रहा है किसको, किसको डिनोट कर रहा है, नंबर डिनोट कर रहा है स्टूडेंट्स को। समझ में आया? तो वहां पे स्टूडेंट आपको पिक्चर बनानी है, देखो पिक्चर बनाओगे तो क्लियर है चीजें, नहीं तो कुछ क्लियर नहीं होगा। तो वो नंबर क्या दिखे, क्या आते हुए दिखेंगे, 15 जो नंबर है वो आता हुआ दिखेगा क्या, 15 नंबर। जैसे मान लीजिए अपने गेम वगैरह खेलते हैं कुछ भी, उसमें नंबर आने होते हैं, इस सामने नंबर आते हैं, ठीक है। तो वो जैसे कैसीनो वगैरह में खेले, नंबर आने की बात करें तो अपनों ने क्या किया, वहां से स्टार्ट किया गेम को, क्या किया, स्टार्ट किया, तो उसमें 15 आ गया। तो मान लीजिए किसी गेम में, जैसे मान लीजिए अपने लूडो खेलते हैं तो उसमें मान लीजिए आपने वो क्या की, पासा फेंका, तो जैसे ही फेंका उसको, तो डाइस को फेंकते ही क्या हुआ, उसके ऊपर मान लीजिए 5 आ गया, तो 5 आया तो क्या आया, 5 नंबर आया है ना, तो वहां तो 5 नंबर दिखाई देगा आपको, क्या दिखेगा, 5 नंबर आता हुआ दिखेगा। लेकिन जब स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 5 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो आपको 5 वो नंबर आता हुआ दिखेगा या वो 5 स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं। आप पिक्चर बना लो माइंड के अंदर, मैंने डाइस फेंकी, 5 आया, ठीक है, तो आपको 5 कोई चीजें आती हुई दिखी या वो 5 नंबर आता हुआ दिखा है, 5 नंबर दिखा, तो नंबर कितने, एक ही है ना, कौन सा 5, एक ही नंबर है, एक एक करके ऐसे तो 5 नंबर नहीं है, 5 बार तो 5 नहीं है ना, एक ही 5 है ना, तो इसका मतलब एक ही, इसका मतलब सिंगुलर। समझने की कोशिश करो, तो क्या हो गया आपका सिंगुलर, सेंस की फॉर्म पिक्चर बनाते हुए। अब 5 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अब यहाँ पे आप देखना 5 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो मुझे एक बात बताओ, वहां पे वो 5 है, वो जो 5 है आपका काउंटिंग का जो 5 नंबर है वो आता हुआ दिख रहा है या 5 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, तो 5 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो क्या है, 5 स्टूडेंट्स को डिनोट करेगा, तब वो सिंगुलर नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, प्लूरल, क्योंकि वहां वर्किंग में क्या है, स्टूडेंट्स। पिक्चर बनाने से क्लियर होगा, वैसे क्लियर नहीं होगा। जैसे मैं बात करूं ए हैंडफुल ऑफ कंट्रीज, तो एक मुट्ठी भर देश है, तो एक ही देश मुट्ठी भर होगा या कुछ एक से ज्यादा देश होने चाहिए, तो एक मुट्ठी भर देश का मतलब कुछ एक देश, एक मुट्ठी भर स्टूडेंट, थोड़े बहुत स्टूडेंट्स की अपने बात करें तो क्या होगा, एक से तो ज्यादा ही होंगे ना, तो प्लूरल बताएगा, ए होते हुए भी क्या बता रहा है आपका, प्लूरल बता रहा है। समझ में आया आप लोगों के किस तरीके से ये चीजें वर्क करती है, नंबर कैसे आ रहा है। जैसे मान लीजिए स्कूल में स्टूडेंट्स की संख्या इंक्रीज हो रही है, अभी पहले 200 थी, अब 250 होगी, तो मुझे बताओ इंक्रीज क्या हुआ है, पहले वो 200 संख्या थी, तो आपको क्या दिखेगा, ठीक है, स्टूडेंट्स भी आपको 200 दिखेंगे, लेकिन बात क्या कर रहा है, संख्या की बात कर रहा है, कि मतलब पहले स्टूडेंट्स की जो संख्या थी वो 200 थी, अब स्टूडेंट की संख्या क्या हो गई, 250 होगी, तो वो 200 ही 250 बनाए, मतलब जैसे मान लीजिए वो असिस्टेंट ही मैनेजर बनाए, तो पर्सन तो वो एक ही है ना, तो इसलिए द नंबर इज इंक्रीजिंग, नंबर संख्या क्या हो रही है, स्टूडेंट की इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज होता हुआ क्या दिख रहा है आपको, स्टूडेंट्स भी दिख रहे हैं, लेकिन आपको संख्या भी इंक्रीज होती हुई नहीं दिख रही क्या। जैसे अपनी बात करें संख्या इंक्रीज होती है, जैसे क्रिकेट वगैरह चलता है रन में, जैसे मान लीजिए 20 रन है, फिर 1 रन ले लिया तो 21 हो गया, 22 हो गया, तो क्या इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, खिलाड़ी या नंबर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है ना। अब स्टूडेंट वहां पे देखें तो स्टूडेंट भी इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, और रिकॉर्ड के अंदर अपनी बात करें तो वो नंबर भी कि कितने थे, अपने 20 स्टूडेंट थे, अब क्या हो गए 21 हो गए, अब 22 हो गए, 22 हो गए, समझ में आए, तो वो संख्या भी इंक्रीज होते हुए। तो यहाँ पे आपका सिंगुलर में भी अप्लाई हो सकता है, प्लूरल दोनों में अप्लाई हो सकता है। अब अपने 15 स्टूडेंट आ रहे हैं, तो 15 स्टूडेंट आ रहे हैं, इसका मतलब 15 आता हुआ दिख रहा है क्या, 15 आता हुआ नहीं दिख रहा, स्टूडेंट दिख रहे हैं, इसलिए ओनली प्लूरल होगा। समझ में चीज, ओनली प्लूरल होगा। और मुझे एक नंबर की जरूरत है, जैसे मान लीजिए 7 नंबर मुझे दे दो, मेरा लकी नंबर है, मान लो 7 मेरा लकी है, तो मुझे 7 दे दो, तो 7 मुझे जो नंबर दिया जा रहा है वो 7 अलग अलग नंबर दिए जा रहे हैं, वो 7 ही दिया जा रहा है, 7 ही दिया जा रहा है ना, वो इसका मतलब क्या है, वो वहां पे क्या होगा, सिंगुलर, पिक्चर बनाने से दिखेगा सिंगुलर हो रहा है। समझ में आई आप लोगों की चीजें, समझ में आ रही है क्या, समझ में आया ना। इस तरीके से आपका क्या करेगा, वर्क करेगा। तो यहाँ पे द नंबर की अपने बात करें तो द नंबर, अब मुझे एक बात बताना, द की मैं बात करूं कि जैसे ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर वेरीफाइड, एक नंबर वेरीफाई किया गया, मतलब स्टूडेंट का एक नंबर है 7 8, वो नहीं वेरीफाई किया गया, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब जितने स्टूडेंट थे उन स्टूडेंट सबको वेरीफाई किया गया, पिक्चर बनाओ तो प्लूरल आएगा, ठीक है। द नंबर देन वर सिलेक्टेड, बाद में द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देन वर सिलेक्टेड, बाद में वो दैट नंबर भी बोल सकते हो, द नंबर का मतलब पहले एक नंबर को सेटिस्फाई किया, मतलब कुछ स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई किया, फिर उन्हीं नंबर के उन्हीं स्टूडेंट्स को उन्हीं स्टूडेंट्स की संख्या को क्या किया गया, सिलेक्ट किया गया। तो सिलेक्ट किसको किया गया है, संख्या को सिलेक्ट किया गया या स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है, कौन सिलेक्ट हो रहा है, स्टूडेंट्स हो रहे हैं, संख्या थोड़ी 15 थोड़ी सिलेक्ट होगा, सिलेक्ट कौन है, वो 15 स्टूडेंट्स होंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो गया। और दा क्या कर रहा है, जो ऑलरेडी आपने ए नंबर लिया था उसी
उसी नंबर को दोबारा से बता रहा है तो क्या बताएगा, स्पेसिफाइड हो गया ना, तो आपका क्या यूज होगा, द। तो द के साथ प्लूरल आया कि नहीं आया। और द हिंदू न्यूज़पेपर वगैरह आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको ये चीजें मिल जाएगी कि प्लूरल आएगा या नहीं आएगा। समझ में आया जी, न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो वहां पे आपकी ये चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वहां पर आपको सिंगुलर प्लूरल दोनों मिल जाते हैं नंबर के साथ। नंबर्स के साथ तो चलो प्लूरल आता है, लेकिन नंबर के साथ ही मिल जाता है, तो यहाँ पे गड़बड़ मत करना। तो पढ़कर देखें, स्पीक की मैं बात करूं तो मुझे बताओ उसके काम के बारे में, वो संख्या बोल रही है या वो मैसेज बोल रहे हैं, मतलब उसकी जो बढ़ाई की गई है वो संख्या बढ़ाई कर रही है, जो संदेश है उनमें बढ़ाई की गई है, तो संदेश बढ़ाई कर रही है ना, इसका मतलब ये प्लूरल आपका सही है। बहुत शानदार वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। देखो टाइम कंज्यूम हुआ है, ये मत सोचना कि सर यहाँ पे इतना टाइम आपने ले लिया, हमारा तो टाइम कंज्यूम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम कंज्यूम होए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ना। तो आज एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर हुआ है, नंबर वाला। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट में बहुत बार पूछ चुके हैं कि सर ये द नंबर वाला समझ में नहीं आता, सिंगुलर होता है या प्लूरल, हमने तो रूल्स में ये देखा है। तो आज से ये रूल्स खत्म हो गए ना, तो पिक्चर बनाकर आपको देखनी है, रूल्स आपको रटने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मात खाओगे। आपने खुद भी देखा होगा, नंबर आपका सिंगुलर भी आ जाता है और प्लूरल भी आ जाता है। तो बी में चलते हैं। ए तो अपना क्या है भाई, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बी में आए, द कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस रिसीव्ड ऑन हर प्रमोशन। तो कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज है उन्होंने रिसीव किया उसके प्रमोशन पे। तो मुझे बताओ मैसेज कोई रिसीव, मैसेज खुद रिसीव करेगा या किसी के द्वारा रिसीव किया जाएगा। मान लीजिए आपने मुझे मैसेज किया, तो वो मैसेज जो है वो मुझे रिसीव कर रहा है या मैंने मैसेज रिसीव किया, मैंने किया है तो मैसेज मेरे द्वारा रिसीव किया गया है, तो V3 होगा यहाँ पे। तो V3 है आपका इडिक्लोज। मैसेज जो रिसीव किए गए उसके प्रमोशन पे, स्पीक्स वो बोलते हैं किसके बारे में, हाईली ऑफ हर सिंसियरिटी एट वर्क, मतलब उसी सिंसियरिटी के बारे में। तो डिफरेंस है आपका, एक तो मैसेज वाला से स्पीक्स, डज स्पीक है। सब्जेक्ट क्या है इसका, प्रमोशन को ऑन खा गया, और रिसीव्ड आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मैसेजेस हैं, तो डज स्पीक नहीं आएगा, तो क्या आएगा, डू स्पीक आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मैसेजेस की बात हो रही है प्लूरल की। तो बी अपना यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। तो बी इनकरेक्ट हो गया, वो अपने को टिक करना है। बी इनकरेक्ट हो गया, ए आपका क्या करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट कोई टिक करना है। तो अब मुझे बताओ ऑल आर इनकरेक्ट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए आपका क्या है, ऑलरेडी करेक्ट है। तो डायरेक्ट क्या कर दो, बी को टिक कर दो। फिर भी अगर कंफ्यूजन हो, वो वाला कौन सा, सिंगुलर प्लूरल वाला, वैसे होना नहीं चाहिए नंबर वाला, ठीक है, बाई चांस हो तो सी को और पढ़ लो। सी को पढ़ें, सी रिसीव्ड मैनी कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस। सी रिसीव्ड उसने रिसीव किए, मैनी बहुत सारे, कॉन्ग्रेचुलेटरी बधाई वाले संदेश, मैसेजेस ऑन हर प्रमोशन किस पर, अपने प्रमोशन पर। कोई दिक्कत है क्या, सी रिसीव, डिड रिसीव, उसने रिसीव किए थे, कर सकती थी क्या, हाँ कर सकती थी। क्या रिसीव किए, बहुत सारे मैसेज, कर सकती है, हाँ ठीक है। किस पर मैसेज रिसीव किए, प्रमोशन पे, प्रमोशन पे कर सकती है क्या, हाँ ठीक है कर सकती है। विच स्पीक जो बोलते हैं हाईली ऑफ हर सिंसियरिटी एट वर्क, उसके सिंसियरिटी के बारे में बताते हैं, उसी सिंसियरिटी की बात करते हैं। तो विच यूज हुआ आपका किसके लिए, मैसेजेस के लिए। तो मैसेजेस क्या है, प्लूरल है ये, तो डू स्पीक आपका क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखना कि विच आया है तो प्रमोशन के लिए यूज मत कर देना। जैसे रीजनिंग में बोलते हैं कि पास वाले के लिए यूज होता है, ए हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, तो अपनी बात करें पास वाले के लिए यूज होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारा का सारा सेंसिबल होता है, वो रीजनिंग में आपका होता होगा, क्योंकि वो मैथड फिक्स होते हैं उनके, वो सब्जेक्ट होते हैं, उन मैथड फिक्स की फॉर्म में वो सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये लैंग्वेज है। तो विच क्या होगा आपका, ऑन हर प्रमोशन भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, विच भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो कोई सी भी पहले यूज कर सकते हो, क्योंकि ऑन अपने प्रमोशन यूज करें तो वर्क पे ज़्यादा इम्पैक्ट दे जाता है, इसलिए बाद में यूज़ नहीं किया, तो इसलिए अपने विच वाला यूज़ कर लिया। तो आपको कुछ नहीं करना, पास वाले के लिए वर्क नहीं करता, विच जिसके लिए वर्क करेगा वो अपना जो जिसके लिए यूज़ हुआ है ना वो अपने आप ढूंढ लेगा, समझ, जिसके लिए यूज़ हुआ है ना वो अपने आप उससे सेटिस्फाई हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोशन के लिए नहीं हो रहा, और ये पता कैसे लगेगा, सेंस की फॉर्म में की बात, ये रियल में विच यूज़ किसके लिए हो तो पूरी बात से पता लगेगा। तो कौन प्रमोशन थोड़ी बोलेगा उसकी सिंसियरिटी के बारे में, कौन बोल रहा है, मैसेज जो बधाई पत्र हैं वो बता रहे हैं उसकी ईमानदारी के बारे में। इसका मतलब विच यूज़ हुआ मैसेज के लिए, तो प्लूरल है, तो डू स्पीक बिल्कुल आपका सही है कि विच यहाँ पे मैसेज के लिए यूज़ हुआ है, तो विच यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है, विच यहाँ पे प्लूरल की तरह वर्क कर रहा है, समझ में। विच आपका सिंगुलर प्लूरल कुछ हु वगैरह ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, मतलब सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। सी आपका सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन विच वगैरह आपके प्लूरल भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है जिसके लिए यूज़ हुआ है उसके लिए, उसी का रिफ्लेक्शन लेता है। तो सी भी अपना करेक्ट है, तो बी अपना क्या हो गया, टिक हो ही गया, एग्जाम में अपना हो चुका है। डी को अपने सॉल्यूशन के लिए चेक करें, द कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस का मतलब बहुत सारे मैसेज, सी रिसीव्ड ऑन हर प्रमोशन, जिसको उसने अपने प्रमोशन पे रिसीव किया था। स्पीक वॉल्यूम्स ऑफ हर सिंसियरिटी एट वर्क, उसकी वॉल्यूम का मतलब मात्रा को बताते हैं कि कितनी ज़्यादा ईमानदारी थी, उसके बारे में बोलते हैं। स्पीक का सब्जेक्ट, सी रिसीव्ड ऑन हर प्रमोशन, क्या आपका
सेकंड सब्जेक्ट क्लोज है। बैक रिफ्लेक्शन, सी रिसीव्ड कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस ऑन हर प्रमोशन, इस तरीके से वर्क करता है। बैक रिफ्लेक्शन रिसीव के बाद में ले लेगा। और स्पीक का सब्जेक्ट आपका क्या है, मैसेजेस हो गए, डू स्पीक तो बिल्कुल सही है, प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑल आर इनकरेक्ट भी नहीं होगा, तो ऑप्शन अपना टिक हो जाएगा बी। क्लियर हुआ आप लोगों के, बी ऑप्शन अपना यहाँ पे टिक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो आपका आता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, आपका फेवरेट वन। सेंटेंस रीअरेंजमेंट डायरेक्शन को पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन में बोला है इन द गिवन क्वेश्चन स्टेटमेंट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 सेगमेंट्स। एक स्टेटमेंट क्या दिया गया है, 5 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। ईच ऑफ विच इज डिनोट किया गया, इंगित किया गया ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। रीअरेंज ऑल द सेगमेंट्स टू फॉर्म ए कोहेरेंट स्टेटमेंट। आपको क्या करना है, सारे के सारे सेगमेंट रीअरेंज करने, क्या करने के लिए, फॉर्म करने के लिए ए कोहेरेंट स्टेटमेंट। एक कोहेरेंट स्टेटमेंट को मतलब सही बने, जो आपका मीनिंगफुल सेंटेंस हो, कोहेरेंट मीनिंगफुल ग्रामेटिकल फॉर्म में मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए, सारी बातें साथ साथ होनी चाहिए। तो रीअरेंजमेंट है यहाँ ग्रामर का क्या रोल, ठीक है। वैसे अपने यूज़ होगी यहाँ पे वर्किंग, ग्रामेटिकल फॉर्म इनकरेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन करना यहाँ पे ओनली आपको रीअरेंजमेंट है। एरर यहाँ पे, स्पॉटिंग एरर यहाँ पे आपको नहीं करना, समझ में आई चीज़। पहली बात है नहीं होगा, एरर नहीं होगी, बाई चांस हो तो भी स्पॉटिंग एरर नहीं करनी, क्योंकि ये रीअरेंजमेंट है। एंड मार्क द करस्पॉन्डिंग ऑप्शन एज योर आंसर, और मार्क करना है करस्पॉन्डिंग ऑप्शन को एज योर आंसर, आंसर की फॉर्म में आपको मार्क करना है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करके थोड़ा सा एरर भी दे सकता है, वैसे देगा नहीं। मानो रीअरेंजमेंट में उसने एरर दे दी, तो वहाँ पे आपका काम क्या है, एरर ढूंढना नहीं है, वहाँ पे काम है आपका मीनिंग लेकर सेंटेंस का क्या करना है, उनको अरेंज करने का काम होता है। तो जो काम दिया गया वही काम करना, कि कंफ्यूज मत हो जाना एग्जामिनर अगर आपको चेक करे तो। जैसे पैसेजेस के अंदर मान लीजिए कई बार सेंटेंसेस में क्या होती है, एरर हो जाती है, सेंटेंस एरर में दे देते तो आप वहाँ पे रुक जाते हो कि सेंटेंस ही गलत है। तो सेंटेंस वो मीनिंग तो दे रहे हैं ना वो, तो पैसेज कोई एरर नहीं बतानी होती, वहाँ पे पैसेज के अंदर यही बताना होता है कि बातें क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स देने होते हैं। तो वो एग्जामिनर आपके साथ गेम खेल सकता है, इसलिए ऐसा मत करना, ध्यान रखना वहाँ पे जो काम दिया गया वही करना है। पैसेज में आपको पैसेज के अकॉर्डिंग वर्क करना है, रीअरेंजमेंट में रीअरेंज करना है, एरर नहीं फाइंड आउट करनी। समझ में आ रही है आप लोगों के। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो उसमें ब्लैंक फिल कर रहे हो, वहाँ पे आपको सारी चेकिंग करें ग्रामेटिकल वगैरह। और सेंटेंस में अगर मान लीजिए जो पार्ट आपका ऑलरेडी फिक्स है, वहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रखी है, तो वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ मीनिंग लेने के लिए होता है वो। ये एग्जामिनर जानबूझकर आपके साथ गेम खेल सकता है, ट्रिक खेल सकता है कि आप कितना माइंड स्टेबल है और आपके अंदर स्मार्टनेस कितनी है, ये चेकिंग हो जाती है। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो स्टार्ट करें सेकंड क्वेश्चन को। तो क्या किया गया यहाँ पे, ए बी सी डी और ई, ये एक सेंटेंस था, उसको क्या कर दिया गया, 5 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करेक्ट वन फाइंड आउट करना है। सोल्व करो जल्दी जल्दी, मैं भी स्टार्ट करता हूँ। चलते हैं ऑप्शन से, सी बी ए ई डी को पढ़ते हैं, या फिर एक बार अपने क्या करें, पार्ट ढूंढ लेते हैं, डायरेक्ट अपने बात कर लेते हैं। एक और अपना मेथड है, क्या करना, पार्ट ढूंढ लेना, सारे जो सेगमेंट है उनको पढ़ लो, जो सारे पार्ट्स हैं उनको पढ़ लो, उनका पार्ट ढूंढ लेते हैं, उसके आगे या पीछे का पार्ट। अबाउट ए मंथ, लगभग एक महीना। बिगिनिंग एज द लीव्स, लीव्स छुट्टियों की तरह बिगिन होते हुए, या लीव्स का मतलब पत्तियों की तरह, पत्ती होती है ना जो लीफ होती है किसकी, पेड़ वगैरह की, तो पेड़ की पत्तियों की तरह बिगिन होते हुए। अबाउट ए मंथ, लगभग या बारे में, मंथ के बारे में या लगभग एक मंथ, दो वर्किंग होती है अबाउट की, लगभग या बारे में। लगभग एक मंथ या मंथ के बारे में। बिगिनिंग एज द लीव्स मतलब स्टार्ट होती है पत्तियों की तरह या छुट्टियों की तरह, कोई मीनिंग नहीं आ रहा, सेंटेंस कुछ मीनिंग ही नहीं दे रहा, छोड़ो, बी को पढ़ो। हिल क्लाइंबिंग सीजन लास्ट फॉर, डज लास्ट का मतलब क्या है, बना हुआ है, बनता है, मतलब जाता है, जाता मतलब किस पॉइंट तक जाता है, मैक्सिमम पॉइंट की बात करता है, मैक्सिमम पॉइंट कहाँ तक जाता है। हिल क्लाइंबिंग मतलब पहाड़ी पे चढ़ने का जो सीजन है, दौर आ गया, मतलब सीजन स्टार्ट हो गया, मतलब कोई गेम वगैरह की बात कर रहा होगा। लास्ट फॉर, डज लास्ट फॉर कब तक के लिए लास्ट होता है, फॉर। अब इसका अपने पार्ट ढूंढ लेते हैं, बी का। लास्ट फॉर ए अबाउट ए मंथ, लास्ट फॉर अबाउट ए मंथ, एक महीने तक जाता है, बिल्कुल सही है। फॉर अबाउट लगभग एक महीने तक। अब देखो यहाँ पे आप बोलो सर फॉर अबाउट साथ में नहीं आ सकता, दो प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे अबाउट होता है ना कि वो क्या करता है, लास्ट करता है, मतलब कहाँ तक जाता है, लास्ट करता है मतलब कहाँ तक बना रहता है, अप टू। लास्ट का मतलब कोई चीज़ लॉन्ग लास्टिंग, मतलब उस पॉइंट तक वो बनी रहे, तो कहाँ तक बना रहता है और कहाँ तक जाता है, मतलब महीने के बारे में जाता है, महीने के लिए जाता है, कोई मीनिंग नहीं आ रहा, दोनों चीज़ नहीं हो रही। लेकिन अबाउट की एक और वर्किंग होती है ना, लगभग, तो क्या होता है, फॉर अबाउट ए मंथ, लगभग एक महीने के लिए, ठीक है, लास्ट करता है, मतलब वहाँ तक बनना रहता है एक महीने के लिए। बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एट द एंड ऑफ दिसंबर अक्टूबर होगा क्या। हिल क्लाइंबिंग सीजन है, वो क्या करता है, लास्ट करता है कब तक के लिए,
एंड अक्टूबर के एंड पर के लिए कोई मीनिंग नहीं है। 4 8 दो आपकी क्या प्रीपोजिशन यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाएगी। देखो दो प्रीपोजिशन साथ में आ सकती है लेकिन एक के लिए दोनों साथ में नहीं आ सकती। या तो बताओ कि अक्टूबर के एंड पर या अक्टूबर के एंड के लिए, दोनों में से एक ही बात होगी ना। इसका मतलब बी के बाद में सी नहीं आएगा, तो बी के बाद में आपका सी नहीं आएगा। उसके बाद में करते हैं 4 स्टार्ट टर्निंग रेड एंड कंक्लूडिंग। तो हिल क्लाइंबिंग सीजन है वो क्या होता है आपका, लास्ट करता है, बना रहता है किसके लिए, लाल होने के लिए। स्टार्ट 4 स्टार्ट गलत हो जाएगा, वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि स्टार्ट क्या है यहाँ पे आपका V1 है, तो V1 है इसका मतलब क्या है, डू स्टार्ट है। तो इसका सब्जेक्ट ढूंढना है अपने को, सब्जेक्ट होना चाहिए इसका मतलब क्या निकला 4 के बाद में तो ये सर्वाइव नहीं करेगा। 4 तो आपकी दीवार है, ठीक है, तो इसको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो बी के बाद में आपका डी भी नहीं होगा, ये भी अपने समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद 4 विद द नेशनल क्लाइंब चैंपियनशिप। तो हिल क्लाइंबिंग सीजन है वो लास्ट करेगा कब तक है, लास्ट करेगा के लिए विद चैंपियनशिप के साथ के लिए, चैंपियनशिप के साथ, चैंपियनशिप के लिए, दोनों में से एक बात होनी। 4 विद का कोई मीनिंग नहीं आ रहा, इसका मतलब बी के बाद में ई भी नहीं रहेगा, तो बी के बाद में क्या आएगा, बी के बाद में ए आएगा। ये अपने समझ में आ गया, बी के बाद में क्या आएगा, ए आएगा। तो जिसमें भी बी ए साथ नहीं है वो सारे उड़ा दो। फर्स्ट हो सकता है, सेकंड गया, थर्ड हो सकता है, फोर्थ गया, फिफ्थ हो सकता है। समझ में आया आप लोगों के, बिल्कुल समझ में आ गया। सर ये तो समझ में आ गया लेकिन मुझे स्टार्ट टर्निंग रेड वाला है, इसका भी अपने को क्या करना है, सेंटेंस। देखो एरर नहीं होती वो, मतलब हिंट मिलता है आपको। तो स्टार्ट टर्निंग रेड है, उसका मुझे सब्जेक्ट ढूंढना है, और कैसा सब्जेक्ट ढूंढेंगे, डू स्टार्ट वाला ढूंढेंगे। अगर एरर होगी तो अपने बाई चांस एग्जामिनर अगर आपको चेक कर रहा होगा, एरर में वैसे नहीं करता ऐसा काम, अगर बाई चांस, मैं वो एक पॉसिबिलिटी बताई है मैंने आपको, बाई चांस ऐसा कर ले, अगर बाई चांस आपको एरर में चेक करता होगा वो, तो अपने एक बार ग्रामेटिकल फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश करते हैं, क्या पता अरेंज हो जाए, नहीं तो फिर अपने को क्या करना, मीनिंग की फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। तो वर्किंग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट टर्निंग रेड, रेड होना स्टार्ट कर देता है, पता नहीं कौन स्टार्ट कर देता है। तो डू स्टार्ट का सब्जेक्ट ढूंढो, तो सब्जेक्ट अपने ढूंढ लेते हैं जो आपकी नेशनल क्लाइंब चैंपियनशिप हो सकती है, क्या हो सकती है, चैंपियनशिप्स है ना, तो डू स्टार्ट हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है, अक्टूबर नहीं हो सकता, उसको ऑफ खा गया, ठीक है। इसका सब्जेक्ट क्लाइंबिंग सीजन लास्ट के साथ चला ही गया, वैसे डज लास्ट है, वैसे भी सिंगुलर है। अबाउट ए मंथ नहीं होगा क्योंकि वो सिंगुलर है। लीव्स हो सकता है क्या, तो लीव्स छुट्टियां या पत्तियां। अब रेड क्या होगा, अब चलो अपने दोनों देखते हैं, चैंपियनशिप ज्यादा सही है या लीव ज्यादा सही है। तो चैंपियनशिप लाल होगी क्या, चैंपियनशिप लाल हो जाएगी क्या, चैंपियनशिप तो लाल नहीं होगी, प्रतियोगिता तो लाल नहीं होगी। छुट्टियां लाल हो जाएगी क्या, छुट्टियां भी लाल नहीं होगी। लेकिन पत्तियां लाल हो जाएगी क्या, पत्तियां लाल हो सकती है। पत्तियां लाल मतलब, पत्तियां मतलब क्या है, पत्ती, बहुत सारे पत्ती नहीं, पत्तियां, पत्ती, पत्ती का मतलब क्या होता है, आपकी जो लीफ होती है, जो पत्तियां हैं आपकी, वो लाल हो सकती है क्या, हाँ हो सकती है। और वैसे प्लूरल भी है लीव्स, तो डू स्टार्ट का बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या निकला, ए के बाद में क्या रहेगा, ए के बाद में आपका डी रहेगा। तो ए के बाद में डी, ए ऑप्शन गया नहीं है, ए के बाद डी, सी ऑप्शन भी गया, ये भी नहीं है। तो ई ऑप्शन अपना क्या हो गया, टिक हो गया। वर्किंग से अपना ई ऑप्शन टिक हो चुका है। अब स्पीड में एक बार इसका मीनिंग लेना चाहते हो तो मीनिंग ले सकते हो, BADEC का मीनिंग लो, जल्दी जल्दी मीनिंग लो। हिल क्लाइंबिंग सीजन लास्ट फॉर अबाउट ए मंथ। हिल क्लाइंबिंग जो पहाड़ी पे चढ़ने वाला सीजन है, लास्ट मतलब वो बना रहता है कब तक, फॉर अबाउट 1 महीने के लिए बना रहता है, मतलब 1 महीने तक ये प्रतियोगिता वगैरह चलती है आपकी। बिगिनिंग स्टार्ट करते हुए, कैसे स्टार्ट करते हुए, वो सीजन कैसे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हुए एज द लीव्स स्टार्ट टर्निंग रेड, मतलब लीव्स जो पत्तियां हैं वो क्या होती है आपकी, स्टार्ट हो जाती है, क्या करना, रेड होनी स्टार्ट हो जाती है। तो सितंबर के अंदर क्या हो जाती है आपकी पत्तियां रेड होनी, सितंबर के लास्ट तक पत्तियां क्या हो जाती है आपकी, लीव्स वगैरह जो है आपकी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, क्या होना, रेड होना स्टार्ट। पतझड़ ऋतु जो विंटर सीजन स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी ये बात कर रहे थे, पत्तियां वहाँ पे लाल होनी स्टार्ट हो जाती है। समझ में आ रही चीज़, तो बिल्कुल सही है। मतलब बिगिनिंग कब करता है, जब पत्तियां स्टार्ट हो जाती है लाल होनी, तब आपकी बिगिनिंग होता है, मतलब उस मौसम की बात कर रहा है। एंड कंक्लूडिंग, और कंक्लूड करते हुए, मतलब जो आपका लास्ट करता है, लास्ट का मतलब बना रहता है, कब, स्टार्ट करते हुए, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हुए और इस पॉइंट तक एंड करते हुए बना रहता है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर वो एंडिंग पॉइंट दोनों बता दिए, मतलब यहाँ से स्टार्ट होते हुए वहाँ तक एंडिंग तक बना रहता है, मतलब उतने टाइम तक लास्ट करता है वो, बिल्कुल सही है। कंक्लूडिंग विद द नेशनल क्लाइंब चैंपियनशिप, किसके साथ कंक्लूड, सॉरी,
कंक्लूडिंग विद, हाँ बिल्कुल सही, कंक्लूडिंग विद द नेशनल क्लाइंब चैंपियनशिप के साथ कंक्लूड होते हुए, मतलब नेशनल चैंपियनशिप स्टार्टिंग होती है, हिल क्लाइंबिंग सीजन स्टार्टिंग नॉर्मल वे में होती है, फिर लास्ट में जाकर चैंपियनशिप में कन्वर्ट होकर एट द एंड ऑफ अक्टूबर, कहाँ पर, एट द एंड ऑफ अक्टूबर के एंड पर। समझ में आया? तो हिल क्लाइंबिंग सीजन है वो क्या करता है, बना रहता है लगभग 1 महीने के लिए। पत्तियां जब रेड होनी स्टार्ट हो जाती है तब वो क्या करते हुए वहां से बिगिन करते हुए और कंक्लूड करते हुए चैंपियनशिप के साथ अक्टूबर के एंड पर कंक्लूड करते हुए, मतलब अक्टूबर के एंड तक वो क्या हो जाता है, कंक्लूड हो जाता है। तो बिल्कुल सही सेंटेंस आपका ई अपना क्या है, करेक्ट कॉम्बिनेशन है। समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? बड़ा शानदार वाला सेंटेंस था। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट आता है आपका सेंटेंस फिलर्स। आपको आते हैं सेंटेंस फिलर्स? कोई दिक्कत नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन को पहले चूज द मोस्ट सुटेबल पेयर ऑफ वर्ड्स, मतलब मोस्ट सुटेबल जो पेयर है, जोड़ा है, मतलब 2 फिलर होगा आई थिंक, उसको आपको क्या करना है, चूज करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, दिए गए ऑप्शंस में से, दैट वुड मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल एंड कंप्लीट, जो क्या करेगा, सेंटेंस को मीनिंगफुल और कंप्लीट बनाएगा। चलो स्टार्ट कर देते हैं सेंटेंस को। तो शुरू हो जाओ जल्दी इसको सोल्व करना। देखो करना है तो एक एक को भी आप कर सकते हो, और करना हो तो दोनों जो आप एक साथ पढ़कर भी कर सकते हो, दोनों बातों को, मतलब कंप्लीट बात को। अगर ज़्यादा याद ना रहे, स्टार्टिंग है, अपनी प्रैक्टिस इतनी नहीं है, तो एक से स्टार्ट कर दो। चलो शुरू कर देते हैं। द वुमेन टुक, आप जल्दी जल्दी सोल्व करना स्टार्ट करो, मैं भी साथ में सोल्व करवाता हूँ। द वुमेन टुक, यहाँ पे आपको मीनिंग लेना है ओनली, ठीक है? यहाँ पे इतना ग्रामेटिकल मत जाना चाहिए, स्कैनिंग तो करते रहो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, वर्किंग चेक करते रहो। द वुमेन टुक, लिया उसने, द स्टेप, अब यहाँ पे द स्टेप यूज है तो कदम उठाया है, तो कदम कैसा कदम है, तो एडजेक्टिव ही आ सकता है। तो सारे के सारे देखें यहाँ पे, एक्सट्रीम एडजेक्टिव, बोल्ड एडजेक्टिव, पॉपुलर, ब्रेव, एक्सट्रीम, सारे के सारे क्या है, एडजेक्टिव है। तो अब अपने यहाँ पे बात करें, एक्सट्रीम स्टेप का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम स्टेप का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम का मतलब सख्त कठोर स्टेप लिया, कठोर कदम उसने उठाया, ठीक है। बोल्ड का मतलब बिल्कुल स्पष्ट कदम उठाया उसने, मतलब मूवमेंट किया, बिल्कुल सही है। पॉपुलर स्टेप का मतलब जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हर कोई उस चीज़ को करता है, बहुत ज़्यादा फेमस स्टेप है, वो स्टेप लिया तो हो सकता है। ब्रेव का मतलब बहादुरी वाला स्टेप उसने लिया, ये भी हो सकता है। एक्सट्रीम का मतलब क्या है, सख्त कठोर स्टेप भी हो सकता है। तो सारे के सारे क्या है, सूट हो रहे। नहीं समझ में आया तो अब कौन हिंट देगा, सेकंड वाला हिंट देगा। तो उसने कोई स्टेप लिया होगा, आप अपने बोलते कोई स्टेप लिया होगा, ऑफ किसका, डिक्लेयरिंग, डिक्लेयर करने का, घोषित करने का, हर सेल्फ, खुद को बैंकरप्ट, बैंकरप्ट का मतलब दिवालिया घोषित करने का, कि मैं लोन वगैरह नहीं चुका सकती, तो ठीक है, उसने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, डिफॉल्टर की फॉर्म में अपनी बात करें तो। एज, क्योंकि सी वॉज फैडअप, वो फैडअप हो चुकी थी, मतलब फैडअप का मतलब दुखी हो चुकी थी। विद हरेसमेंट, हरेसमेंट का मतलब जो प्रताड़ना उसकी हो रही थी, उसका शोषण जो हो रहा था। बाय डेप्टर्स, डेप्टर का मतलब जो देनदार हैं उनके द्वारा जो उसका शोषण हो रहा था। आफ्टर, किसके बाद, हर हस्बैंड्स गारमेंट बिजनेस, उसके हस्बैंड का जो गारमेंट बिजनेस है, गारमेंट का मतलब कपड़ों का जो बिजनेस है, लॉसेज, लॉसेज का मतलब घाटे। तो मतलब क्या हुआ कि उस बंदी ने एक स्टेप लिया, क्या करने का, खुद को क्या करने का, बैंकरप्ट घोषित करने का, क्योंकि वो तंग आ चुकी थी, दुखी हो चुकी थी हरेसमेंट से। जो हरेसमेंट उसका होना स्टार्ट हुआ था कब, जब उसके हस्बैंड का जो गारमेंट बिजनेस है वो लॉसेज का पता नहीं क्या, तो सफर्ड लॉसेज, गारमेंट बिजनेस को क्या हुआ, लॉसेज सफर किए, लॉसेज से पीड़ित हुआ, मतलब लॉस उठाए, मतलब घाटे लगे, बिल्कुल सही जा रहा है। रिकवर्ड लॉसेज, सही है क्या, रिकवर, लॉसेस को रिकवर कर लिया, मतलब जो घाटे थे उनको रिकवर कर लिया, मतलब घाटों को वापस से सही कर लिया, मतलब बिजनेस बिल्कुल सही हो गया। तो जब बिजनेस सही हो जाएगा तो उसके बाद में उसका हरेसमेंट क्यों होगा भाई, और बैंकरप्ट क्यों घोषित करेगी, जब बिजनेस आपका वापस से स्मूथ वे में सही चलने लग गया, फिर तो बैंकरप्ट होएगा ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है। हाँ, बिजनेस खराब हो जाए तो आप दिवालिया घोषित हो सकते हो, तब तो आपसे लोन नहीं चुकाया जाए, तभी तो आपका हरेसमेंट होता है, देनदार जो होते हैं। तो बिजनेस सही चलने लग गया तो आप अपना कर्जा क्या कर लो, चुका दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये मीनिंग नहीं ले पा रहा, बिल्कुल गलत हो गया, तो बी अपना गलत हो। समझ में आ रही है क्या आपके, समझ में आ रहा है ना किस तरीके से बात कर रहा है। रिकवर्ड लॉसेज, जब लॉसेज रिकवरी हो चुके हैं तो आप फिर आप बैंकरप्ट क्यों हो रहे, फिर तो लोन चुका दो, फिर आपका हरेसमेंट थोड़ी होगा। हरेसमेंट होगा कभी जब आप पैसे नहीं चुका पाए, तब आपको प्रताड़ित किया जाएगा, समझ में आया, जब आपको क्या किया जाएगा, दुखी किया जाएगा, आपको तंग परेशान किया जाएगा। तो ये अपना गलत हो गया, ज़्यादा सही अपना ए है। सफर्ड बिल्कुल सही है। अब पॉपुलर और एक्सट्रीम में से देखते हैं। अब स्टेप, सर दोनों सही बता रहे थे, वो मैंने स्टेप पढ़ा था तब सही बता रहा था, अब स्टेप किसका है वो बताएगा। अब बैंकरप्ट, दिवालिया घोषित करने का स्टेप होता है वो पॉपुलर होता है क्या,
हर कोई बंदा करता है क्या दिवालिया घोषित होता है? पॉपुलर है क्या, फेमस है क्या कि दिवालिया घोषित हो जाओ? फेमस नहीं है, वो एक्सट्रीम बहुत कड़ा स्टेप लिया उसने, मतलब लास्ट में जाकर थक हार के उसे बैंकरप्ट होने का स्टेप लेना ही पड़ा, क्योंकि जब एक बार बैंकरप्ट हो गए तो बाद में आपको लोन नहीं मिलता, तो एक कठोर ही हो गया ना। अब पॉपुलर स्टेप तो होगा नहीं, अब लोन आपका क्या डिफॉल्टर घोषित होना, दिवालिया घोषित होना, लोन ना चुकाना कोई पॉपुलर स्टेप थोड़ी है, तो इसको पॉपुलर थोड़ी बोलेंगे। इसका मतलब ज़्यादा सही अपना क्या है, ए है। उसके बाद ब्रेव स्टेप, बहादुरी वाला स्टेप, बहादुरी वाला कोई लड़ने थोड़ी जा रही है। और उसके बाद डिफॉल्ट कोई मीनिंग नहीं आ रहा, क्योंकि इसके हस्बैंड का जो बिजनेस है डिफॉल्ट लॉसेस, उसके हस्बैंड का बिजनेस डिफॉल्ट टाइप के लॉसेस, डिफॉल्ट जो नॉर्मल वे में जो घाटे होते हैं डिफॉल्ट होते हैं, ठीक है, डिफॉल्टर की फॉर्म में वो लॉसेस। हाँ क्या करूँ, बिजनेस का क्या करूँ, कहीं से सेटिस्फाई नहीं हो रहा, बिजनेस डिफॉल्ट लॉसेस, डिफॉल्ट आपका एडजेक्टिव है ना, तो उसके हस्बैंड का बिजनेस डिफॉल्ट टाइप का घाटा, बिजनेस डिफॉल्ट घाटा, बिजनेस डिफॉल्ट घाटा कोई मीनिंग नहीं है, बिजनेस इन डिफॉल्ट घाटा होता तो आपका सही था। इसका मतलब यहाँ से कोई सेंटेंस ही नहीं बन पा रहा, ये अपना वैसे गलत हो गया। एक्सट्रीम और रिकवर्ड है, अब रिकवर्ड वाला आपने देख चुके हैं, क्योंकि जब लॉस से रिकवर हो गए, घाटे आपके रिकवर हो गए, तो आप फिर बैंकरप्ट क्यों हो गए और आपके क्यों हरेसमेंट होगा, तो ई भी अपना क्या हुआ, गलत हो गया, तो ऑप्शन टिक हो गया अपना ए। क्लियर हुआ, बड़ा शानदार वाला था, मस्त समझ में आया। तो सेंस में ऐसे होता है, जब आपको एक या दो ऑप्शंस में से कंफ्यूजन हो तो आप क्या किया करो, उनको कंपैरिजन कर दिया करो। अब रिकवर्ड वाला और सफर्ड वाला डायरेक्ट सही है, क्योंकि रिकवर का मतलब तो आप पॉजिटिव वे में रिकवरी हो चुकी है, और सफर का मतलब पीड़ित हो रहे हो, मतलब नेगेटिव को बता रहे। तो यहाँ पे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, यहाँ पे तो नेगेटिव है ना, कि जब उसने बैंकरप्ट घोषित कर दिया, उसका हरेसमेंट हो रहा है, हरेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब नेगेटिव काम हुआ है ना, तो लॉसेज हुए हैं तभी तो हरेसमेंट हुआ है। अगर लॉसेज सही हो जाते तो वो अपने पैसे ही चुका देती, तो वो क्या हो जाता। समझ में आ रही है आप लोगों के पास? तो ये चीज़ यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्लियर हो गया, समझ में आया आप लोगों के, बिल्कुल सही है। आगे अपने बात करें फोर्थ में, फोर्थ आपका आता है जो सेंटेंस है वो आपका सेंटेंस कनेक्टर्स है, जो सेंटेंस कनेक्टर अपनों ने कर रखा है, तो बिल्कुल मस्त वाला पैटर्न होता है। स्टार्ट करते हैं इसकी डायरेक्शन को पढ़ो एक बार जल्दी से। सेलेक्ट द फ्रेज कनेक्टर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ऑप्शन दिए गए उनसे आपको क्या करना, फ्रेज कनेक्टर को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। विच कैन बी यूज टू फॉर्म ए सिंगल सेंटेंस फ्रॉम द टू सेंटेंसेज गिवन बिलो, दो सेंटेंस दिए गए उनसे एक सेंटेंस तैयार करना, बिल्कुल सही है। इम्प्लाइंग द सेम मीनिंग, मीनिंग सेम रखना है, चेंज नहीं होना चाहिए। एज एक्सप्रेस्ड इन द स्टेटमेंट सेंटेंसेज, जो स्टेटमेंट सेंटेंस है, टू सेंटेंस है, उनमें जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। पिक आउट द ऑप्शन विच वैन यूज टू स्टार्ट द सेंटेंस कंबाइंस बोथ द सेंटेंसेज इन टू वन, मतलब आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो क्या करेगा, जब स्टार्ट की फॉर्म में यूज़ किया, स्टार्टर की फॉर्म में है ये, स्टार्ट की फॉर्म में यूज़ किया जाए तो दोनों को क्या करें, कंबाइन करके एक में बना दे, स्टार्टर की फॉर्म में, वो आपको पिक आउट करना है ऑप्शन। तो स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस को, जो आपका दिया गया यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन देखें यहाँ पे क्या, एक सेंटेंस ये दिया गया, दूसरा सेंटेंस ये दिया गया, दोनों कनेक्ट करके ये क्या दिए गए हैं, उन सेंटेंसेस के स्टार्टर दिए गए हैं, कि ये स्टार्टिंग बता रहे हैं किस तरीके से स्टार्ट होगा, तो वही अपने को आता है मीनिंग कैसे करना होता है, दोनों का मीनिंग लेना होता है ऊपर वालों का, और फिर इसके साथ में मीनिंग लेकर अपने क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट वाले को, ठीक है, आप सोल्व करना स्टार्ट करो, मैं साथ साथ सोल्व करवाता हूँ। इन्फ्लेशन इज टचिंग ए 10-year हाई इन द कंट्री, इन्फ्लेशन जो महंगाई है वो आपकी क्या है, इज टचिंग, टच कर रहा है ए 10-year हाई इन द कंट्री, मतलब 10 साल में सबसे हाई, 10 साल का सबसे हाई उसको टच करा, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, बिल्कुल सही है, मीनिंग ले लिया, इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है। अप्रोप्रिएट मेजर्स, मेजर्स का मतलब स्टेप्स, मतलब जो अप्रोप्रिएट मेजर्स हैं या डेटा भी हो सकता है, उचित जो स्टेप्स शुड बी टेकन, लिए जाने चाहिए, तो डेटा नहीं लिया जाएगा, मतलब स्टेप लिए जाने चाहिए, बाय ऑगमेंटिंग, बढ़ाकर, सप्लाईज थ्रू इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स की सप्लाई को बढ़ाकर, जो आपको क्या करनी चाहिए, अप्रोप्रिएट, उचित, जो जरूरी है वो स्टेप्स आपको कदम उठाने चाहिए, थ्रू इंपोर्ट्स का मतलब आयात के थ्रू, उस मीडियम से, आयात, इंपोर्ट का मतलब आयात, ऑगमेंट का मतलब बढ़ाना, समझ में आया। तो एप्रोप्रिएट मेजर्स, जो जरूरी उचित जो स्टेप्स है वो क्या किए जाए, लिए जाने चाहिए, सप्लाई को बढ़ाकर, बिल्कुल सही है। तो बातें दो क्या होगी, एक तो क्या है, क्या हो गया आपका, इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, दूसरी बात क्या होगी, आपको उचित स्टेप लेने चाहिए, उचित स्टेप्स आपको लेने चाहिए। शुरू करते हैं विद इन्फ्लेशन टचिंग, विद इन्फ्लेशन किसके साथ, इन्फ्लेशन टचिंग, इन्फ्लेशन के साथ जो क्या करिए, टच करती हुई इन्फ्लेशन, मतलब बढ़ती हुई इन्फ्लेशन के साथ उचित स्टेप लिए जाने चाहिए, सही या गलत, बिल्कुल सही है। बढ़ती हुई इन्फ्लेशन, जो बढ़ रही है ना इन्फ्लेशन, उसके साथ सही स्टेप लिए जाने चाहिए ताकि उसको सही कर पाएं, बिल्कुल सही है, तो आपका बिल्कुल सही हो गया। इंग्लिश में सेंटेंस देखना है तो क्या हो गया, विद इन्फ्लेशन टचिंग ए 10-year हाई इन द कंट्री एप्रोप्रिएट मेजर्स शुड बी टेकन बाय ऑगमेंटिंग सप्लाईज थ्रू इंपोर्ट्स, ये आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा इंग्लिश के अंदर। अपने को इंग्लिश में नहीं देखना, अपनी लैंग्वेज में देखो, इंग्लिश में देखो तो बहुत अच्छी बात है, अपनी लैंग्वेज में कर लो।
ठीक है। तो क्या होगा, बढ़ती हुई इन्फ्लेशन के साथ क्या होगा आपका, अभी आप टचिंग यहाँ पे इज, सर इज नहीं आया। अब ये पूरा का पूरा सेंटेंस लाना नहीं होता, जब कनेक्ट करते हैं तो उन सेंटेंस के पार्ट्स को लेकर आते हैं, मतलब फ्रेजेस की फॉर्म में यूज करते हैं, और मीनिंग आपका क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही चीज, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, और फ्रेजेस की फॉर्म में यूज करते हैं। कंप्लीट सेंटेंस कैसे कनेक्ट होगा, जब कनेक्टर की फॉर्म में यूज करते हैं ना, तो उसकी फ्रेजेस को लाते हुए दोनों सेंटेंस के पार्ट्स को, दोनों सेंटेंस के पार्ट रखने होते हैं, और फ्रेजेस की फॉर्म में रखते हुए, मतलब पार्ट ऑफ सेंटेंस रखते हुए मीनिंग सेम जाना चाहिए। ठीक है सर, इज नहीं आया, ये तो गलत हो गया, इज भी दिखना चाहिए। तो पूरा का पूरा दोनों सेंटेंस सेम के सेम थोड़ी आएंगे। ठीक है, कनेक्ट कर रहे हो आप, कनेक्टर से दोनों बातों को मर्ज कर रहे हो। जब दोनों सेंटेंस अलग अलग आ जाएंगे फिर तो दोनों मर्ज ही कैसे होंगे, मर्ज करने के लिए उनको तोड़ मरोड़ करके तो मर्ज होता है ना, दोनों को एक साथ जोड़ना होता है, तब समझ में आई ये चीज़। तो इसका मतलब क्या होगा, विन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को सेटिस्फाई विद कर देगा, और टचिंग यहाँ पे तो इन्फ्लेशन को इस सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि यहाँ इन्फ्लेशन अकेला है, लेकिन यहाँ विद इन्फ्लेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो टचिंग यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा, उसके क्लोज की फॉर्म में। समझ में आया। गिवन दैट, ध्यान में रखते हुए, गिवन दैट को अपने क्या पढ़ते हैं, ध्यान में रखते हुए, गिवन दैट इन्फ्लेशन इज टचिंग ए 10-year हाई इन द कंट्री, एप्रोप्रिएट मेजर्स शुड बी टेकन बाय ऑगमेंटिंग सप्लाईज थ्रू इम्पोर्ट्स। बन गया सेंटेंस। मतलब गिवन दैट, इस बात को ध्यान में रखते हुए, किस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इस बात को ध्यान में रखते हुए सही कदम लिए जाने चाहिए, सही कदम उठाए जाने चाहिए, सही स्टेप्स लिए जाने चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए। तो बी भी अपना क्या है, सही है। ए और बी दोनों आपके सही है, तो ओनली ए नहीं होगा, ऑप्शन में जाएं, ओनली बी नहीं होगा, बोथ ए बी हो सकता है, ऑल ए बी सी हो सकता है। सी को चेक कर लो, विद द एप्रोप्रिएट मेजर्स टेकन, विद द एप्रोप्रिएट मेजर्स, टेकन का मतलब जो लिए गए हैं। अब यहाँ पे क्या किया, ईडी क्लोज यूज कर दिया क्योंकि विद क्या कर रहा है, मेजर्स को खा गया, विद यहाँ पे मेजर्स को सेटिस्फाई कर रहा है, उसको खा रहा है। विद द एप्रोप्रिएट मेजर्स, जो उचित स्टेप्स हैं, टेकन जो लिए गए हैं, उचित स्टेप जो लिए जाने चाहिए, टेकन जो या लिए गए हैं, उसके साथ इन्फ्लेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मुझे बताओ, सही स्टेप लिए जा रहे हैं, उनके साथ महंगाई बढ़ रही है, या महंगाई बढ़ रही है इसलिए स्टेप्स लेने हैं, महंगाई बढ़ रही है इसलिए स्टेप्स ले रहे हैं, ना कि स्टेप लेने के कारण महंगाई बढ़ रही है। समझ में आई है आप लोगों की बात, मतलब जो कदम उठाए जा रहे हैं उसके साथ महंगाई बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं उसके साथ महंगाई बढ़ रही है, इसका मतलब वो कदम ही महंगाई का कारण है, उसी के कारण क्या हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, ना महंगाई के कारण, सॉरी स्टेप्स के कारण महंगाई नहीं बढ़ रही, महंगाई को रोकने के लिए स्टेप्स लेने। गलत हो गया, सी अपना गलत हो गया, ए सही था, बी सही था, सी गलत हो गया, तो डी ऑप्शन अपना गया टिक हो गया। सी नन ऑफ दीज होगा नहीं क्योंकि बोथ ए एंड बी है, ऑप्शन अपना सही है। समझ में आया आप लोगों को किस तरीके से हुआ, समझ में आया क्या, बात समझ में आई या नहीं आई। विद एप्रोप्रिएट मेजर्स मतलब जो उचित स्टेप्स जो लिए गए हैं उनके साथ महंगाई बढ़ रही है, तो स्टेप के साथ थोड़ी महंगाई बढ़ रही है, कदम के साथ महंगाई थोड़ी बढ़ रही है। अब अपने बात करेंगे सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो आप, मैं क्या बोलूँ, आप सही स्टेप्स दो, मतलब प्रैक्टिस या प्रिपरेशन के सही स्टेप्स लो, सही तरीके से प्रिपेयर करो। तो आप सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए या इस बात के साथ अपने स्टेप लिए हैं या अपना स्टेप लिए हैं, उसके साथ सिलेक्शन नहीं हुआ, जिन स्टेप्स को लिया उसके साथ सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जिन स्टेप्स को लिया उसके साथ सिलेक्शन नहीं हुआ, वो तो वो है जो सिलेक्शन नहीं करवाया वो स्टेप्स। लेकिन अपने जो बात करें यहाँ पे, जो स्टेप्स की बात करें, वो तो वो ले रहे हैं जिससे अपना सिलेक्शन हो जाए, तो अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर आप लोगों के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आता है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। स्टार्ट करो सेंटेंस इंप्रूवमेंट को, डायरेक्शन पढ़ते हैं इसकी। इन द गिवन क्वेश्चन, दिए गए क्वेश्चन में, ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रिंटेड इन ब्रैकेट्स, पार्ट ऑफ सेंटेंस प्रिंटेड है किसमें, ब्रैकेट में। बिलो द सेंटेंस, सेंटेंस के नीचे अल्टरनेटिव्स टू द एम्बोल्डन्ड पार्ट आर गिवन एज ए बी सी डी, मतलब आपको पार्ट दिए गए ए बी सी डी की फॉर्म में। किसके लिए, एम्बोल्डन्ड का मतलब क्या होता है, आपका जो हाईलाइटेड है उसको। विच में हेल्प इंप्रूव द सेंटेंस, जो हेल्प कर सकता है सेंटेंस को इंप्रूव करने के लिए। दो एक्शन सर साथ साथ आगे, हेल्प इंप्रूव, कौन सा सेंटेंस है, हेल्प मेक। ये सेंटेंस आपको करना पड़ेगा, जिसको नहीं आता तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। समझ, हेल्प मेक मैंने करवा रखा है वैसे, तो ये हेल्प मेक सेंटेंस है, हेल्प इंप्रूव, हेल्प इंप्रूव द, दूसरे वाला थीम की फॉर्म में बात कर जाता है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द गिवन 5 ऑप्शन, दिए गए 5 ऑप्शन में से आपको करेक्ट अल्टरनेटिव को क्या करना है, चूज करना है। इन केस द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट, अगर आपका क्या है, गिवन सेंटेंस करेक्ट है, योर आंसर विल बी ऑप्शन ई, दैट इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड, वो आपका नो करेक्शन रिक्वायर्ड हो जाएगा अगर आपका दिया गया सेंटेंस करेक्ट है। स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को सोल्व करना, स्टार्ट करो जल्दी जल्दी इसको। तो क्या किया गया, यहाँ पे सेंटेंस दिया गया, करवाया, अपना पैटर्न मैंने करवा रखा आपको। तो यहाँ पे अपनी बात करें तो एक आपका है, ये रेड जो दिया गया हाईलाइटेड फॉर्म में है, इस पार्ट का आपको क्या करना है, रिप्लेसमेंट चेक करना है।
ठीक है, समझ में आई चीज़। आपको इसका क्या करना है, रिप्लेसमेंट है, चेक करना है। तो यहाँ पे अपने देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या आपकी बात करें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं क्या करने के लिए, इसके रिप्लेसमेंट की फॉर्म में कि इसका इंप्रूवमेंट ये हो सकता है नहीं हो सकता। तो इस तरीके से अपने को यहाँ पे क्या करनी है, चेकिंग करनी है। स्टार्ट करते हैं, मीनिंग लेते हुए स्टार्ट कर दो इसको, ठीक है। साथ में वर्किंग चेक करनी है इंग्लिश की। इंडिया हैज़ हैड, सर गलत हो गया सेंटेंस, गलत हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ कहाँ पे कर सकते हो, जो हाईलाइटेड है उसी में कुछ कर सकते हो और कहीं कुछ नहीं कर सकते। नहीं सर फिर भी तो गलत हो गया, गलत नहीं है, गलत नहीं है। इंडिया हैज़ हैड, तो फर्स्ट वाला हैज़ डज हैव है, मतलब है वो आपका क्या है, एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है। जो हैड है वो क्या है, V3 है, मैन एक्शन है। फर्स्ट वाला जो हैज़ है वो, उसमें जो है वो एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है, और जो हैड है आपका वो V3 है। हैज़ हैड का मतलब हैज़ टेकन, ही हैज़ टेकन, ही हैज़ हैड द डिनर, वो डिनर ले चुका है। ही हैज़ टेकन द डिनर, तो टैग कितना कर रहा है, ही। इंडिया हैज़ हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री, इंडिया के पास क्या है, एक बहुत लॉन्ग, लंबी हिस्ट्री है, बहुत लेवल, हाई लेवल की क्या है, हिस्ट्री ले चुका है इंडिया, मतलब ऐसी हिस्ट्री बना चुका है इंडिया। ऑफ किसकी, पॉलिटिकल पार्टीज, किसकी, पॉलिटिकल पार्टीज की। प्रोपेल, प्रोपेल का मतलब प्रेरणा देना, उकसाना। वेलफेयर स्कीम्स, लोक कल्याणकारी स्कीम्स को। बट विदाउट विदड्रॉइंग ओवरलैपिंग, लेकिन बिना विदड्रॉइंग ओवरलैपिंग, मतलब लेकिन बिना, बट विदाउट विदड्रॉइंग ओवरलैपिंग, लेकिन बिना ओवरलैपिंग को रिमूव किया। ओवरलैपिंग स्कीम्स ऑफ पास्ट, पास्ट की जो ओवरलैपिंग स्कीम्स को क्या ना करते हुए, रिमूव ना करते, अलग ना करते हुए। मतलब क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करिए, नई स्कीम स्टार्ट करिए, तो पुरानी वाली स्कीम भी सेम ही थी, लेकिन उसको वो क्या नहीं कर रही, अलग नहीं कर रही, रिमूव नहीं कर रही, उसी के साथ ओवरलैपिंग कर दी। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाना, ठीक है, ये बात बोली है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या है, इंडिया के पास एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है पॉलिटिकल पार्टीज की, क्या करने की, उकसाने की, प्रेरणा देने की, मतलब स्टार्ट करने की वेलफेयर स्कीम्स को, लेकिन बिना ओवरलैपिंग को हटाए हुए, पुरानी स्कीम के साथ ओवरलैपिंग को हटाए हुए। ये इंडिया की हिस्ट्री रही है, मतलब पुरानी स्कीम को नहीं हटाते, नहीं स्टार्ट कर देते हैं, ये बात बोलिए। प्रोपेल यहाँ पे क्या है, V1 है, V1 है, इसका मतलब क्या, डू प्रोपेल की तरफ वर्क करेगा और अपना सब्जेक्ट मांगेगा। तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, उकसाती है, लेकिन उसको तो ऑफ खा गया और लॉन्ग हिस्ट्री को हेड का तीर लग गया। इंडिया हैज का सब्जेक्ट है ही, तो डू प्रोपेल प्लूरल होना चाहिए, तो पार्टीज एक ही बचता है इसका सब्जेक्ट, तो पार्टीज इसका सब्जेक्ट होगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ गड़बड़ है। चलते हैं ऑप्शंस में, फर्स्ट में पॉलिटिकल पार्टीज, प्रोपेल वेलफेयर स्कीम्स, यहाँ पे भी प्रोपेल है, सेम का सेम, ये ऑफ वाला ये भी गया। और पॉलिटिकल पार्टीज प्रोपेलिंग वेलफेयर स्कीम्स, ये हो जाएगा, बट विदाउट विदड्रॉइंग ओवरलैपिंग। पूरा का पूरा सारा का सारा सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे है आपका, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे प्रोपेलिंग वाले पे। सर ऊपर वाला है तो दोनों सेम ही दे दिए, ऊपर वाला भी सेम और ये वाला भी सेम, दोनों सेम नहीं है। वहाँ पे स्कीम्स है और यहाँ पे स्कीम है, वहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स की बात कर रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, एक ही स्कीम की बात कर रहा है। तो ये यहाँ से भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ओवरलैपिंग स्कीम्स आगे प्लूरल है ना, तो ओवरलैपिंग स्कीम्स का मतलब बहुत सारी स्कीम्स है, उनको ओवरलैप करने के लिए क्या होगी, बहुत सारी स्कीम होगी ना, अलग अलग स्कीम्स आएगी, तो आपका इससे भी गलत हो जाएगा। वैसे प्रोपेल से आपका गलत है ही, ठीक है। अब प्रोपेलिंग आपका सही है, क्यों, क्योंकि जो आपका अगर प्रोपेल यूज़ करें तो वो यूज़ होता है आपका किस तरह से, प्रोपेल यूज होगा आपका डू प्रोपेल, वो मांगेगा सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट फ्री है ही नहीं, तो बिना सब्जेक्ट के वो सेटिस्फाई होगा नहीं, सर्वाइव नहीं कर पाएगा प्रोपेल। और यहाँ पे अगर प्रोपेलिंग यूज कर लें तो ये बन जाता है आईएनजी क्लोज, किसका, पार्टीज की। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि अपने क्लोज कब यूज करते हैं, जब अपने को सेंटेंस नहीं, सब्जेक्ट नहीं मिल पाता सेंटेंस को, तो अपने वहाँ पे क्लोज यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में होता है। तो पार्टीज की हिस्ट्री बता रहा है, कौन सी जो प्रोपेल करने वाली पार्टी, प्रोपेल करती हुई पार्टीज हैं, किसकी, वेलफेयर स्कीम्स को प्रेरित करती हुई, तो बिल्कुल सही जाएगा। आगे चले, इन पॉलिटिकल पार्टीज, इनका डिफरेंस है, मतलब हिस्ट्री है, पॉलिटिकल पार्टी में हिस्ट्री है, देख लेंगे कोई ना। प्रोपेल वेलफेयर स्कीम्स, फिर से प्रोपेल आ गया, गलत हो गया, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज इसका सब्जेक्ट बनना चाहिए। तो पहले इंडिया वगैरह, हिस्ट्री वगैरह तो सारे सेटिस्फाइड है, ऑलरेडी खाए हुए हैं, तो प्रोपेल का सब्जेक्ट क्या बनेगा, डू प्रोपेल का पार्टीज बनना चाहिए था, उसको क्या खा गया आपका, इन खा गया। इसका मतलब ये भी आपका क्या नहीं बनेगा, सही नहीं होगा। तो फर्स्ट भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया, थर्ड भी अपना गलत हो गया, तो ऑप्शन टिक होता है अपना सेकंड। तो ओनली सेकंड किस में है, बी ऑप्शन यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल इजी था, दिखने में थोड़ा सा हाई लेवल का लग रहा है, लैंग्वेज भी हाई लेवल की लग रही है, लेकिन है क्या, बिल्कुल इजी। कैसे, वर्किंग से। अगर आपको वर्किंग आती है ना, आप करके देख लेना, ऑनलाइन टेस्ट में करके देख लेना। अगर आपको इंग्लिश की वर्किंग आती है, जैसे अपने करते हैं सेंस और पिक्चर बनाते हो, और वर्किंग साइंटिफिक अप्रोच को अगर आप यूज़ करते हो, तो साइंटिफिक अप्रोच को एक बार आप
जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है उसमें आप क्या करना, एक बार चेक करके देख लेना साइंटिफिक अप्रोच वर्किंग वगैरह अपने वाली, गारंटी आपके मार्क्स बनेंगे और शानदार वाले मार्क्स बनेंगे, ये भी गारंटी है। समझ में आ रही चीज़? जो रेगुलर क्लास लगा रहे हैं उनको पता भी है इनमें इंप्रूवमेंट, वो टेस्ट वगैरह लगाते हैं उनको पता भी है कि इंप्रूवमेंट कितना आ चुका है। समझ में आया? तो वर्किंग वगैरह पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। तो ये आपका टेस्ट हो चुका है कंप्लीट। अब अपने मार्क्स मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना। समझ में आ रही चीज़? कहाँ पे बताओगे मार्क्स? अपने कमेंट सेक्शन में बताओगे आउट ऑफ 10। कैलकुलेशन मैंने आपको बताई हुई है कैसे करनी है, वो मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, उस तरीके से आराम से कैलकुलेट करके बिल्कुल सही सही ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी, गलत मत करना, ठीक है, बेईमानी मत करना, मुझे इंप्रेस करने की कोशिश मत करना, मैं ऐसे इंप्रेस बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, जब आप ऑनेस्टी दिखाओगे तब जाकर बाई चांस तब जाकर वैसे तो मैं इंप्रेस्ड हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आप लोगों से, समझ में आई चीज़। लेकिन वैसे इंप्रेस करने की कोशिश मत करना कि सर को मार्क्स ज़्यादा बता देते हैं, सर क्या सोच रही है, तो बहुत इंटेलिजेंट है। समझ में आई चीज़? ऐसा मैं कुछ नहीं सोचूंगा। अगर आप रियल फैक्ट बताओगे तभी सारी रियलिटी। और दूसरी बात, अगर आप बेईमानी करोगे, ऑनेस्टी नहीं दिखाओगे, तो लॉस आप लोगों का है, मेरा कोई लॉस नहीं है। क्योंकि ऑनेस्टी नहीं दिखाओगे तो इंप्रूवमेंट आप में नहीं है, आपको अपनी गलतियां नहीं पता लगेगी, और जब तक गलतियां पता नहीं लगेगी तो आप अपनी गलती को सुधारोगे कैसे? और गलती नहीं सुधारोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। समझ में आया चीज़? इसलिए बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपने जो मार्क्स है वो मुझे यहाँ पे बता देना। कमेंट सेक्शन में आपको क्या करने हैं, मार्क्स बताने हैं कि आउट ऑफ 10 आपके कितने मार्क्स हैं। और इसको क्या कर लेना, अगेन रिवाइज करना है आपको कंपल्सन की फॉर्म में। क्या करने के लिए? कंपल्सरी रिवाइज करना है इस वीडियो को अगेन। क्या करने के लिए? सॉल्यूशन के लिए। और चेकिंग करनी है कि हम कहाँ पे गलत है, हमारी गलतियाँ कहाँ पे, मिस्टेक्स कहाँ पे हुई। उस मिस्टेक्स को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है उन मिस्टेक्स को। तो इस वीडियो को रिवाइज करना और कंपैरिजन करना है मेरे साथ खुद का, कि आप कितने लेवल तक मेरे जैसा सोच पा रहे हो या फिर मेरे से भी अच्छा सोचने लग गए आप। तो ये सारी आपको क्या करनी है, अपनी खुद की चेकिंग, इंप्रूवमेंट लाना, तभी इंप्रूवमेंट आएगा। ऐसे डायरेक्ट पढ़ने से इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। जब तक कंपैरिजन करके मिस्टेक्स खत्म ना करोगे तब तक इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो रिवाइज कर लेना इसको। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस रुई को देख रहे हैं आप, कभी ये बाती बनकर दिए का प्रकाश बनती है, कभी वस्त्र बनकर किसी की शोभा बढ़ाती है, कभी प्रत्यंचा बनकर बाण को अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है, तो कभी शीत ऋतु में आपकी रक्षा करती है। कारण ये चुनौतियां स्वीकार करती है। इसी प्रकार जीवन में भी भिन्न परिस्थितियों में जो व्यक्ति चुनौतियां स्वीकार करता है वो स्वयं तो सफलता के शिखर तक पहुंचता ही है, अन्य को भी लाभ पहुंचाता है। इसलिए चुनौतियों से घबराइए नहीं, उनका सामना कीजिए। नीतियां मेरी, नियति आपकी। इस रुई को देख रहे हैं आप, कभी